अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एवोल्यूशन की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन कहते किसे हैं। एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। कि जो किसी भी ऑर्गेनिज़म की स्पीशीज़ या पॉपुलेशन के अंदर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या होता है कि चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन सिंपली हम कहते हैं चेंज को कहते हैं। अच्छा, अब इसकी हम थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी है, फिर है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, फिर डीवेरिस थ्योरी और फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। इसने क्या कहा था, इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी 1801 में और 1809 में वो पब्लिश हुई थी। और इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहा जाता है और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसको जो थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ कहा जाता है वो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से कहा जाता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, किसी या कोई भी जो पार्ट है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, वो बेटर डिवेलप हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बेटर डिवेलप हो जाएगा या वहाँ पर कोई नया स्ट्रक्चर भी बन सकता है। ठीक है, और अगर कोई स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा तो वो क्या है, वो टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑर्गन अच्छे से यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बेहतर यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा तो वो क्या है, टाइम के साथ साथ डीजनरेट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल ये थी, स्नैक्स की एग्जांपल है कि पहले क्या थे, जो स्नैक्स के एंसेस्टर्स थे वो लिजर्ड लाइक होते थे, यानी कि उनके लिम्स भी होते थे, लेकिन क्या है, वो लिम्स यूज़ नहीं होते थे, वो उनके किसी काम के नहीं थे। तो क्या था कि टाइम के साथ साथ क्या है कि वो जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है, और अब जो स्नैक्स हैं उनके अंदर लिम्स नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, इसने ये जो पहली बात की थी कि क्या होगा, अब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, या तो कोई उसका ऑर्गन है मोर एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, मोर डेवलप्ड हो जाएगा, या कोई जो ऑर्गन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने फिर ये कहा था कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स इसमें डेवलप हुई हैं ये आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में भी ट्रांसमिट हो जाएंगी। इसमें एग्जांपल है जिराफ वाली कि जो जिराफ थे, जो उनके इंसेस्टर्स थे, उनकी नेक जो थी वो छोटी थी। ठीक है, और जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर वो खाते थे, मतलब लीव्स खाते थे वो। ठीक है, तो जब जो दरख्त के जो लीव्स हैं, जो नीचे से जब सारे लीव्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उनको ऊपर वाले लीव्स खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ेगा, नेक को स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, उस नेक को स्ट्रेच करते करते क्या है कि कुछ जो जिराफ हैं उनकी जो है जो नेक है वो स्ट्रेच होने की वजह से वो लंबी हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन्स में होता रहेगा। ठीक है, और आगे ट्रांसमिट होता रहेगा। इसलिए क्या है कि टाइम के साथ अब क्या है कि अब लॉन्ग नेक जो हैं वो जिराफ होते हैं। ठीक है, और जो पहले जो थे वो कौन से थे, शॉर्ट नेक जिराफ थे। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें कवर हो गई। एक ये कि ज़रूरत की वजह से क्या है कि उसकी नेक जो है वो बड़ी होती गई और आगे वो नेक्स्ट जनरेशन्स में ट्रांसफ़र भी होती गई, ये जो करेक्टर है। अच्छा, इस पे क्रिटिसिज्म क्या था, पहली वाली जो इसकी बात थी लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, ये किसी हद तक जो है वो एक्सेप्टेबल था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरसाइज जब की जाती है, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ है कि उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे हमारा दिल है वो हर वक्त जो है वो धड़कता है, तो उससे दिल के ऊपर कोई वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या हम और भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हर वक्त यूज़ हो रहे होते हैं, तो लेकिन उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा पार्ट इसका था जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कि अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई इंसान जो है ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो और उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके बच्चों में भी इसी तरह के जो है वो मसल्स होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो लेमार्किज्म या लेमार्क की जो थ्योरी थी उसको जो अपोज किया था विज़मैन ने किया था, और उसने कहा था कि जो जर्म सेल्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, वो अगर बॉडी सेल्स में कोई भी चेंज आ जाता है तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इट मीन्स के आगे जो भी करेक्टर है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन्स ने क्या किया था, डार्विन्स ने जो सबसे पहले तो उसने भी लेमार्क की थ्योरी पे जो है वो यकीन किया था, लेकिन बाद में क्या है, बाद में उसने जो है वो अपनी जो है वो थ्योरी आगे बताई थी। अच्छा, जो डार्विनिज़्म है या जो डार्विन की थ्योरी है, इसमें कुछ ये पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन,
इसका मतलब ये कि ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर एक जगह फॉर एग्जांपल इतनी जगह पर पहले क्या थे, 4 लोग रह रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पर आ गए 8, ठीक है। अब इस जगह पर क्या है कि वो जो फूड सप्लाई है या हैबिटेट है वो उतना ही है, लेकिन अब यहाँ पर 8 हो गए, फिर उसके बाद क्या है ये हो गए 12, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है अब यहाँ पर कोई तो चेंज आएगा ना, ठीक है। तो वो आगे हम देखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ वहाँ पर है, ठीक है, और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो फिर क्या है वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। अब ये कंपटीशन 3 तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्ट्रगल होगी वहाँ पर रहने के लिए स्पीशीज़ की। तो अब क्या है कि अगर ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ में स्ट्रगल है तो उसको हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक। अगर ये स्ट्रगल जो है वो सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान है तो उसे हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक। और अगर ये इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये स्ट्रगल हो रही है, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंज जो आ रहा है उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे इन्वायरमेंटल। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रगल है इस स्ट्रगल में अब क्या होगा कि अच्छा नेक्स्ट आगे हमारा है पॉइंट वेरिएशन। इसमें उसने ये कहा था कि जो 2 लिविंग फॉर्म्स हैं ये कभी भी बिल्कुल ए लाइक नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सेम स्पीशीज़ भी हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उनके मेंबर्स में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें उसने जो है वो कुछ कंटिन्यूस वेरिएशंस की बात की, इस तरह के रैंडमली क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कंटिन्यूस वेरिएशंस हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं ये हेल्प करती हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में। जैसे अभी हमने पीछे बात की कि जो इंटरस्पेसिफिक हैं इसमें क्या जो इंट्रास्पेसिफिक है इसमें सेम स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। जब सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं अगर वो एक जैसे होंगे तो फिर कोई भी जीत हार नहीं सकता, ठीक है। अगर उनमें कोई थोड़ी सी वेरिएशन होगी तो फिर क्या है वहाँ पर जो बेटर वाला होगा वो वहाँ पर रह सकेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसने जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं यानी कि जो म्यूटेशंस वगैरह होती हैं उसके बारे में उसने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा, अब जब वेरिएशंस आ गई यानी उनके अंदर कोई चेंज आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो सबसे बेहतर वाला होगा वो जो है वहाँ पर रहेगा, ठीक है। और जो बाकी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो अनसुटेबल वेरिएशंस वाले होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और जो बेहतर वाला है वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा और उसकी जो है वो जो भी वेरिएशंस हैं वो आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में भी जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डार्विन की थ्योरी का, जिसमें उसने यही बात की थी कि जो फेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। वो जो हैं बाकी जो जिनके पास अनफेवरेबल वेरिएशंस हैं उनकी बजाय इनको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर उसने यही कहा था कि जो बेटर अडेप्टेड होंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज वेरिएशंस वाले होंगे वो क्या होंगे, वो जाहिर सी बात है वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि फिर क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जो बेहतर वाले हैं वो रहेंगे और जो दूसरे वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल में हम वही वाली बात जो जिराफ वाली बात है वही हम देखते हैं कि पहले क्या थे, उसको थोड़ा सा हम दूसरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि पहले जो शॉर्ट नेक्ड वाले थे, ठीक है, वो जो एंसेस्टर थे क्या थे, शॉर्ट नेक थे, ठीक है, और लीफ खाते थे। तो फिर उसने कहा कि क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पर उन्हें अब वहाँ पर क्या होगा कि कुछ जो हैं वो स्लाइटली लॉन्गर नेक वाले बनेंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो स्लाइटली शॉर्टर नेक वाले बनेंगे। वेरिएशन वाला जो पॉइंट है कि जो स्पीशीज़ हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो क्या होगा कि कुछ स्पीशीज़ बनेंगे स्लाइटली लॉन्गर नेक वाले और कुछ स्पीशीज़ बनेंगे स्लाइटली शॉर्टर नेक वाले। अब इनमें से जो स्लाइटली लॉन्गर नेक वाले थे वो बेटर अडेप्टेड थे क्योंकि क्या है कि वो ज़्यादा जो है वो लीव्स को खा सकते हैं और शॉर्टर नेक वाले नहीं थे, ठीक है, अगर इनका कंपटीशन किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो शॉर्टर नेक वाले थे वो उनको सही से खाना जब नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे और जो लॉन्गर नेक वाले हैं वो जो हैं वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते रहेंगे और सक्सेसिव जनरेशन के बाद क्या होगा कि जो स्लाइटली जो लॉन्गर नेक वाले हैं वो डेवलप हो जाएंगे और जो शॉर्टर नेक वाले हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अच्छा अब स्लाइटली जो लॉन्गर नेक वाले थे वो रहे थे, उसके बाद जब नेक्स्ट जब दोबारा से जो है वेरिएशंस होंगी तो फिर दोबारा से क्या है कि स्लाइटली लॉन्गर नेक वाले बनेंगे, स्लाइटली शॉर्टर नेक वाले बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो स्लाइटली शॉर्टर नेक थी वो एक्चुअल नेक होगी, ठीक है, जो पहले थी। खैर उसके बाद जो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो लॉन्ग नेक वाले थे वो
फेवरेबल वेरिएशन है उनके अंदर, तो क्या है कि वो रहेंगे और जो दूसरे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अब वाले जो जिराफ हैं उनकी जो है वो गर्दनें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म था, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था? पहली चीज़ ये थी कि इसने जो वेरिएशंस आ रही हैं उसके सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसने वेरिएशंस के सोर्स के बारे में नहीं बताया। दूसरी चीज़ ये कि इसने एक्वायर्ड करेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में बताया, मतलब कि जो बाद में जो करेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं उनको इनहेरिट करवा दिया इसने, जो कि जेनेटिक्स जो है इस चीज़ को जो है वो प्रूव नहीं करती है। फिर उसके बाद इसने कहा कि जो चीज़ बेटर रैपिड नहीं होगी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस थ्योरी को फिर कहना चाहिए थ्योरी ऑफ नेचुरल रिजेक्शन, जिसके अंदर ये क्या कह रहा है, नेचुरल सिलेक्शन जब वो एक्सप्लेन कर रहा है तो उसका मतलब ये कि जो अनसूटेबल फॉर्म है बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो लार्ज और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जैसे कि म्यूटेशंस हैं उसके बारे में भी उसने उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने उसको जो है वो नहीं बताया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि ये जो है वो बहुत कम होती हैं, इसलिए उसने उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है द म्यूटेशन थ्योरी या डी वेरिस थ्योरी। ये किसने दी थी? ये 1901 में एक डच बॉटनिस्ट है हुगो डी वेरिस, उसने दी थी। और इसने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट करा था एक प्लांट पे, इवनिंग प्राइम रोज इसका नाम है। ठीक है, इस प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट करा था और उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे इसने ये थ्योरी दी थी, जिसमें इसने क्या कहा था कि जब उसने देखा कि इन प्लांट्स को तो उसने देखा कि थोड़े से जो है ना नेचुरल जो नॉर्मल टाइप है उससे थोड़ी सी एक डिफरेंट टाइप भी बन रही है। ठीक है, उसने उनको कहा था, उसने उनको म्यूटेंट्स कहा था। तो म्यूटेंट क्या होते हैं? म्यूटेंट वो वेरिएंट होते हैं जो नेचुरल फॉर्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उससे थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी तो वो क्या है, वो म्यूटेंट है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इस थ्योरी की मेन अगर हम इसका पॉइंट देखें तो क्या होता है, इसकी मेन स्टेटमेंट देखें तो म्यूटेशंस आर द रियल कॉज फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। उसने कहा कि जो म्यूटेंट्स बनते हैं, ये जो थोड़े से डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, इनकी वजह से क्या है, इनकी वजह से एवोल्यूशन होती है। ठीक है, उसने कहा कि जो नेचुरली बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, और उन इसमें फिर वही नेचुरल सिलेक्शन वाली बात आएगी कि वो म्यूटेंट्स जो बेटर होंगे, ठीक है, वो रहेंगे, वो सरवाइव कर सकेंगे, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और वो म्यूटेंट्स जो कि नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म आया था? पहली चीज़ ये कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिनकी कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं होती हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि यही एक एवोल्यूशन का जो है वो फैक्टर है। ठीक है, इसलिए इसको इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके अलावा ये जो म्यूटेशन थ्योरी है अगर हम देखें तो ये नेचुरल सिलेक्शन को भी क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर रही है, और इस तरह से एक्सेप्ट कर रही है, इसके मुताबिक भी वही बात है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही जो है वो मेन एवोल्यूशन का एजेंडा है, जो हम पहले ही जिस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, नियो डार्विनियन थ्योरी भी कहते हैं। ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये एक्चुअली जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है उसको, और अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को मिला दें तो उसके बाद जो थ्योरी बन रही है वो क्या है, हमारी मॉडर्न थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो वेरिएशंस आ रही हैं इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, वो एक्चुअली आ रही हैं जीन्स में चेंजेस की वजह से। डार्विन ने ये जो वेरिएशंस आ रही हैं उसके बारे में तो बताया था, लेकिन उसने उनका जो है उसकी वजह नहीं बताई थी। तो यहाँ पर हमने वजह बता दी कि क्या है, जीन्स में चेंज की वजह से ये वेरिएशंस आ रही हैं। तो फिर उसने ये कहा, ये जो नियो डार्विनियन थ्योरी है इसमें कहा गया कि वो चेंजेस जो बेहतर हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, और जो फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, उनको उनके पास रहने का जो है और मल्टीप्लाई होने का बेहतर चांस है। ठीक है, वही नेचुरल सिलेक्शन वाली बात कि अब जीन्स में जो चेंजिंग आ रही हैं उनमें से जो बेहतर चेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंट वगैरह के लिहाज से बेहतर हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा चांस है लिविंग का और मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में होता रहेगा और फाइनली क्या होगा कि एक न्यू फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, जो कि एंसेस्टर से जो है वो डिफरेंट होगी।
इसकी भी हम एग्जांपल जिराफ वाली देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिराफ वाली एग्जांपल को ही हमने डिफरेंट तरह से डिफरेंट थ्योरीज़ के मुताबिक एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले ये बात थी कि जो शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर्स थे उनमें से क्या था, उनमें से कुछ म्यूटेंट टाइप्स बने। ठीक है, जो शॉर्ट नेक एंसेस्ट्रल स्टॉक था उसमें से कुछ म्यूटेंट टाइप्स बने। ठीक है, कुछ शॉर्टर नेक वाले और कुछ लॉन्गर नेक वाले। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, जो लॉन्गर नेक वाले इंडिविजुअल्स थे वो क्या थे, वो ज़्यादा बेहतर थे। ठीक है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर क्या है, ज़्यादा फिर क्या बनेंगे, लॉन्गर नेक वाले बनेंगे। तो ये सेवरल जनरेशन्स में होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जनरेशन्स में होता रहेगा और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा कि शॉर्टर नेक वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है जो मॉडर्न जिराफ है अब उसके अंदर क्या है, वो उनकी जो नेक है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये सारी थी हमारी थ्योरीज़ जिसके अंदर हमने कौन कौन सी पढ़ी। सबसे पहले हमने लेमा की थ्योरी पढ़ी जिसमें हमने लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में पढ़ा और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। फिर डार्विन्स थ्योरी के अंदर हमने कहा कि पहले ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनके दरमियान कंपटीशन होगा, फिर उनमें से जो बेहतर होगा वो रहेगा। ठीक है, उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगी अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, और फिर जो है बेहतर होगा वो रहेगा, जो नहीं बेहतर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। डी वेरिस थ्योरी में हमने म्यूटेशंस के बारे में बात की। इसमें उसने ये सारी बात कर दी थी कि सारी जो चीज़ें हैं वो म्यूटेशन की वजह से ही हो रही हैं। और मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमने बात की कि वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, यानी कि डार्विन वाली सारी बात, डार्विन के अंदर जो जो ऑब्जेक्शंस थे उसको इसने ख़त्म किया कि जैसे डार्विन ने जो है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के बारे में बात नहीं की थी, इसमें डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की बात आ गई। फिर उसके अलावा इसमें जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है या वेरिएशन का की जो वजह है उसके बारे में भी बता दिया गया था कि क्या है, जीन्स में चेंज आता है। तो जब जीन्स में चेंज आएगा तो वो आगे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी वो चेंज ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरह से जब ये चेंज ट्रांसफ़र होता रहेगा तो क्या है कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन हैं वो जो पहले जो एंसेस्ट्रल टाइप है उससे जो है वो डिफरेंट होंगी। तो ये सारी थी थ्योरीज़। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।